हेलो एवरीवन, माय नेम इज रोहित नेगी और आज की वीडियो बहुत ही खास वीडियो होने वाली है। आज हम बात करने वाले हैं नूब कोडर्स की। जी हाँ, मैं आपकी बात करने वाला हूँ इस वीडियो में। तो जब मैंने अपनी बिगिनिंग करी थी तो मैंने बहुत सारी मिस्टेक्स करी थी, उनसे मैं बहुत कुछ सीखा भी। मैं चाहता हूँ जो मिस्टेक्स मैंने करी वो आप ना दोहराएं, वरना ऐसा हो सकता है कि जब आप कोडिंग की तैयारी कर रहे हैं, आप कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं लेकिन आपको कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा। कुछ बच्चों के साथ ये हो सकता है कॉन्सेप्ट तो समझ आ रहा है लेकिन क्वेश्चन नहीं बन रहे। किसी को कॉन्सेप्ट भी समझ आ रहा है, क्वेश्चन भी बन रहे हैं लेकिन कोई टेस्ट राउंड क्लियर नहीं हो रहा। किसी से तो सारी तीनों चीजें हो जा रही है लेकिन इंटरव्यू राउंड क्लियर नहीं हो रहा है। तो आज मैं बताऊंगा कि एज अ बिगिनर आपको क्या हैबिट रखनी चाहिए कि आप एक बढ़िया कोडर बन पाओ। तो देखो यार, जब मैंने अपनी कोडिंग जर्नी की स्टार्ट करा था, मैं अपने बीटेक थर्ड ईयर मैंने कंप्लीट कर दिया था। उस टाइम पे मैंने सुना था कि मेरे एक सीनियर है, उनका माइक्रोसॉफ्ट में प्लेसमेंट लगा है और उसको सुनते ही मेरे कान खड़े हो गए। किसी ने बोला 43 लाख का प्लेसमेंट लगा है। तो मैंने कहा 12 डिवाइडेड बाय 43, तो मैंने लगा अरे वाह, 3.5 लाख रुपए महीने का। हाँ, ऐसा रियलिटी में नहीं होता है, पर हाँ अराउंड 25 से 30 लाख रुपए आपके अकाउंट में इजीली आ जाएंगे। तो देखो, जब हम अपनी कोडिंग जर्नी का स्टार्ट करते हैं उस टाइम पे हमारा मोटिवेशन बहुत हाई होता है। किसी को पैसों से होता है मोटिवेशन, किसी को माँ बाप, किसी को प्यार से। तो एक वीक तक वो मोटिवेशन बहुत हाई रहता है, लेकिन उसके बाद 80 से 90% बच्चे वो जर्नी को छोड़ देते हैं और कुछ ही बच्चे एक हफ्ते बाद भी कंटिन्यू कर पाते हैं। तो मैं चाहता हूँ वो गलतियां आप ना करें जो मैंने करी एज अ बिगिनर। आप अपना मोटिवेशन लूज ना करें। आज मैं आपको 10 ऐसी मिस्टेक बताऊंगा जो मैंने एज अ बिगिनर करी और शायद आप में से भी बहुत सारे बच्चे वो मिस्टेक्स कर रहे होंगे। तो यार, बचपन से हम सबको एक सपना होता है कि हम बड़े होकर एक हैकर बने, किसी बैंक से पैसे लूटे और उनको गरीबों में बांट दे। करना नहीं चाहिए, पर रहता है एक सपना। ओके, देखिए उसके लिए क्या चाहिए? उसके लिए पहले हमें कोडिंग आनी चाहिए, उसके बेसिक कॉन्सेप्ट आने चाहिए। तो मैं आज आपको इस वीडियो में यही बताऊंगा, एक तरीका बताऊंगा किस तरीके से आप अपनी कोडिंग जर्नी का स्टार्ट कर सकते हैं। अब बिना ज्यादा टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं वीडियो को। तो पहला पॉइंट है वो है वॉचिंग लेक्चर मोड एंड नॉट प्रैक्टिसिंग मच। जी हाँ, हम सिर्फ लेक्चर देखते जाते हैं। जो मैं करता था, मैं बेड पे लेट जाता था, लैपटॉप पकड़ के आराम से ईयरफोन लगा के मूवी की तरह लेक्चर दिखता रहता था। और ऐसा लगता था, आपको भी लगता हुआ कि शायद आप पढ़ रहे हैं, लेकिन आप पढ़ नहीं रहे, आप सिर्फ एक टाइम पास कर रहे हैं। अगर आप रियल में सोचो, हम मूवी देखने कैसे बैठते हैं? दिमाग घर छोड़ के आराम से मूवी एंजॉय करो। अगर हम लेक्चर को भी वैसे ही देखेंगे, अपना दिमाग नहीं चलाएंगे और उसको प्रैक्टिस नहीं करेंगे, कैसे वो चीजें हमें याद रहेंगी? खुद सोचो। ऐसे हमारे साथ बोर्ड के एग्जाम में भी होता था। मतलब बोर्ड से पहले जब हम क्लास 10th में या 11th 12th में हम मैथ्स पढ़ते थे, उसके लेक्चर देखते थे। लेक्चर देखते टाइम तो सब समझ आ जाता था, लेकिन जब एग्जाम में लिखने जाते थे तो यार कोई स्टेप भूल जाते थे। यार कौन सा स्टेप था वो याद ही नहीं रहता था। तो यही गलती होती है कि हम सिर्फ लेक्चर देखते जाते हैं, उसको प्रैक्टिस नहीं करते। या तो आप पेन कॉपी लेके उनके नोट्स बनाओ या फिर किसी कोडिंग प्लेटफॉर्म में जाकर उसका कोड लिखो। ये कोई मूवी नहीं है कि हाँ रट्टा नहीं मानना है। तो पहली मिस्टेक मैं ये करता था। सेकंड मिस्टेक जो मैं करता था, डायरेक्टली राइटिंग कोड इंस्टेड ऑफ राइटिंग अ सॉल्यूशन। जी हाँ, मैं सीधा कोड लिखना स्टार्ट कर देता था। मैंने क्वेश्चन पढ़ा, फिर लगता था अरे ये तो बहुत ईजी है, और मैं सीधा कोड लिखना स्टार्ट। फिर आधे कोड में पता चलता था कि यार मैंने कुछ स्टेप तो भूल गया हूं मैं, तो अब क्या करूं? तो फिर वही सारा कोड काटो और फिर से लिखो। तो इससे अच्छा ये है कि हम पेन पेपर लेके बैठे और एक पेन पेपर ऐसे सुंदर सा सॉल्यूशन लिख दे। ठीक है, सूडो कोड टाइप का या फिर डायग्राम टाइप का आप बना सकते हैं ताकि आपको भी समझ आए। देखो, अगर आपको 15-20 लाइन का कोड लिख रहे हो तब तो ये काम चल जाएगा, लेकिन अगर आप 90-100 लाइन का कोड लिखना हो तब क्या हो? आपने 40-45 लाइन लिख दी, फिर आपको याद आ रहा है कि यार ये मेथड तो मेरा गलत है, ये वाला टेस्ट केसेस मेरे छूट जाएंगे। इसलिए पहले पेन पेपर लेके बैठो। ये हैबिट बहुत काम आएगी। इवन आपके इंटरव्यू में भी ये काम आएगी। इंटरव्यू भी आपको जज कर रहा हो, क्या इस बच्चे को क्वेश्चन ब्रेक डाउन करना आता है, क्या ये सीधा रट के ही सीधा कोड लिखना शुरू कर दिया? तो इसको थोड़ा दिमाग से सोचना हो। जो थर्ड मिस्टेक हम करते हैं, डायरेक्टली जंप टू द सॉल्यूशन इफ वी आर नॉट एबल टू मेक द अप्रोच। जी हाँ, अगर हमको सॉल्यूशन नहीं मिल पा रहा है, हम सीधा एडिटोरियल देख के सॉल्यूशन समझ लेते हैं या फिर सीधा यूट्यूब पे वीडियो खोल दी। देखो, ये नहीं करना है, आपको थोड़ा दिमाग लगाना अपना। अगर आप दिमाग ही नहीं लगाओगे तो आप पढ़ोगे कैसे, याद कैसे रखोगे, उस कॉन्सेप्ट को कैसे समझोगे? तो हमें ये करना है, कुछ टाइम हमें फिक्स करना है कि मैं क्वेश्चन को 30 मिनट से 45 मिनट तक दूंगा। जो भी टाइम आपको कंफर्टेबल हो, यानी कि आप 5 मिनट दिए हैं आपने। सबसे पहले मैं क्वेश्चन को ब्रेक डाउन करूंगा। अगर हमको क्वेश्चन ही ब्रेक डाउन करना नहीं आ रहा, अगर हम क्वेश्चन ही नहीं समझे तो आंसर कैसे समझेंगे? तो कई बार ऐसा होता है, अगर हमने क्वेश्चन को ब्रेक डाउन कर दिया, क्वेश्चन को समझ लिया, तो हमें सॉल्यूशन ऑटोमेटिकली मिल जाता है। तो क्वेश्चन को समझना वो भी बहुत बड़ी कला है, वो आपको आनी चाहिए। उसके बाद खुद को एक टाइम दें कि मैं 30 से 45 मिनट दूंगा, उसके बाद ही मैं सॉल्यूशन देखूंगा या फिर एडिटोरियल देखूंगा। और हाँ, यहाँ पे कुछ बच्चे एक और गलती करते हैं, वो 2-2 3-3 दिन तक एक क्वेश्चन में अटके रहते हैं। देखो, ऐसा भी नहीं करना कि बहुत ही ज्यादा टाइम ले लिया आपने और आप
क्वेश्चन ही सॉल्व नहीं कर पाए। एक टाइम जो 30 से 45 मिनट अगर आप डायरेक्टली सॉल्यूशन में जम करते हैं ना, तो आपने कुछ सोचा ही नहीं। इसका मतलब आप सोचो कि आपने कुछ सोचा, मान लो आपने यहाँ सोचा, लेकिन क्वेश्चन का आंसर यहाँ है। फिर देखो कि आप क्या सोच रहे थे और सॉल्यूशन क्या निकला। इन दोनों के बीच में लिंक बनाने की कोशिश करो, देखना आपको सक्सेस जरूर मिलेगी। ये थर्ड मिस्टेक बिल्कुल भी मत करना। चौथी मिस्टेक जो हम लोग करते हैं, इफ आई सॉल्व द क्वेश्चन आई डोंट लुक फॉर द अदर सॉल्यूशन। जी हाँ, मैं कहूँ तुर्रम खान, अगर मैंने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया उसके बाद मैं किसी का भी सॉल्यूशन नहीं देखूंगा, क्योंकि वो मैंने सॉल्व किया है। क्यों देखूं मैं? देखो ये वाली गलती नहीं करनी है। मैं बहुत करता था। कई बार ऐसा होता है कि कोई कोड 80 से 90 लाइन में मैंने लिखा, लेकिन उसी का सॉल्यूशन 15 से 20 लाइन में होता है। हमें बेटर अप्रोच मिलती है। हमें ये भी पता चलता है कि दूसरे लोग किस टाइप से सोच रहे हैं, मैं वो क्या नहीं सोच पा रहा जो वो सोच रहे हैं। तो इसको भी आपको ध्यान देना है। अगर आपसे क्वेश्चन बन भी गया, मान लो आपने ऑप्टिमाइज अप्रोच से भी वो क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, फिर भी सॉल्यूशन देखो, एडिटोरियल देखो, वहां से आपको कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलेगा। अगर आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, दूसरे सॉल्यूशन को देखना आप शुरू करें, तभी आपके लिए अच्छा होगा। पॉइंट जो मैं आपको बोलूंगा, डिस्ट्रैक्टिंग फ्रॉम अदर स्ट्रेटेजीज। हम दूसरों की स्टडीज से बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्ट होते हैं। बोलते हैं ना, दूसरे की आंगन की घास हमेशा बड़ी ही लगती है हमें। तो देखो, दूसरों की स्टडी से बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्ट होने की जरूरत नहीं है। आपको हमेशा ही लगेगा कि लोग बेटर कर रहे हैं, अब मैं अपनी लाइन में कुछ नहीं कर रहा हूँ। आपको लगेगा कि वो गीक्स फॉर गीक्स या फिर वो कोड फोर्सेस कोड फैक्ट उस प्लेटफॉर्म में कोडिंग कर रहा हूँ, मैं क्या लीड कोड में कोडिंग कर रहा हूँ। इस तरीके से आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। जिस भी प्लेटफॉर्म को आप यूज कर रहे हो उससे ही लगे रहो। जी हाँ, और उसके साथ ही अगर आपको लग रहा है कि आपके दोस्त ने पेड कोर्स लिया है और मैंने फ्री का कोर्स लिया है, क्या मैं कोई प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी निकाल पाऊंगा? देखो, फ्री रिसोर्सेज भी बहुत ही यूजफुल होती है। उस पर आपको विश्वास करना आना चाहिए। आपके अंदर विश्वास होना चाहिए कि यार जो मेरी स्ट्रेटेजी है ना, वो मेरे लिए काम करेगी। क्योंकि आपके कोई भी स्टडी आप खुद बना सकते हो, दुनिया में कोई नहीं बता सकता। क्योंकि हर एक इंसान अलग होता है, हर एक पर्सनैलिटी अलग होती है, तो हर एक स्टडी की भी उस इंसान के लिए अलग ही होगी। ये बात आप याद रखो। मेरे लिए ये फिफ्थ पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी के हेल्प से मैंने गेट भी निकाला है, मैंने अपने कोडिंग नोट भी निकाले और मैंने इतना हाईएस्ट प्लेसमेंट भी ग्रैब किया। तो यार ये फिफ्थ पॉइंट कभी मत भूलना, दूसरों की स्टडी कभी भी डिस्ट्रैक्ट होने की जरूरत नहीं। सिक्स्थ पॉइंट, मेमोराइजिंग द कोडिंग सॉल्यूशन। रटन्ति विद्या फलन्ति नाइन, ठसन्ति भोजनम पचन्ति नाइन। जी हाँ, ये संस्कृत का श्लोक है। इसका मतलब ये है कि रटी हुई विद्या कभी फल नहीं देगी और ठूसा हुआ भोजन कभी पचेगा नहीं। जब हम शादी में जाते हैं तो ठूस के खाना खा लेते हैं, अगले दिन सबको पता क्या होता है। तो हमें कभी भी कोड को याद नहीं करना, रटना नहीं है। जब मैं अपने कोडिंग जर्नी में कर रहा था तो मुझे किसी ने कहा ग्राफ और डीपी बहुत खतरनाक है, तो यार डीपी मेरे वैसे समझ नहीं आती थी, तो मैंने क्या करा, रटना शुरू करा। किसी ने मुझे बोला कि 25 से 30 सेट ऑफ क्वेश्चन है, अगर तुमने वो कर लिए तो तुम डीपी का कोई भी क्वेश्चन बना सकते हो। तो मैंने याद कर लिया। जब मेरे पास असली में नए वेरिएशन का क्वेश्चन आया तो मुझसे वो बना नहीं, फिर जाके मुझे पता चला ऐसा नहीं होगा। तो यार कभी भी कोड को रटना नहीं है, उसको समझना है, एनालाइज करना है। कभी भी रटने के पीछे भागोगे कुछ भी प्रोडक्ट आपको नहीं मिलेगा। तो ये याद रखना है आपको, कभी भी कोड को रटने की कोशिश मत करना प्लीज। ये गलती बिल्कुल नहीं करनी आपको। 7 गलती जो हम करते हैं, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस ही नहीं है। तो यार जब भी आप कोडिंग जर्नी शुरू करें, पहले तो कॉन्फिडेंस रखना है, सबसे मेन पॉइंट। तो यार ये गलती मैं जो करता था, मैंने सुना था कि यार गूगल का क्वेश्चन बहुत खतरनाक होता है, गूगल का क्वेश्चन बहुत खतरनाक होता है, माइक्रोसॉफ्ट का थोड़ा इजी होता है, अमेजोन का थोड़ा इजी होता है। तो जब मैं क्वेश्चन करता था तो उस पे टैग लिखा रहता था। अगर गूगल का टैग है तो मैं पहले ही सोच देता था अपने मन में कि ये तो मुझसे बनना ही नहीं है भाई, ये तो बन ही नहीं सकता। अब वो क्वेश्चन मुझसे बनता भी नहीं था फिर। तो ये चीजें याद रखनी है कि कभी भी क्वेश्चन को क्वेश्चन की तरह ही ट्रीट करना है। ये मत देखो कि ये किस कंपनी के पूछा गया था या फिर इस क्वेश्चन को किस कंपनी ने पूछा है। क्वेश्चन को क्वेश्चन की तरह देखो, उसको ब्रेक डाउन करो, उसका सॉल्यूशन सोचने की कोशिश करो। कभी भी क्वेश्चन की वैल्यू उसकी कंपनी के टाइप पे आपको जज नहीं करना है। ये आपके अंदर दिखा है कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है। और कोडिंग जर्नी के दौरान आप एक और चीज याद रखनी है, अपने अंदर इतना कॉन्फिडेंस रखना है कि मैं निकाल लूंगा कंपनी। जिस बच्चे को विश्वास होगा वो निकाल देता है। कभी अंडर कॉन्फिडेंट नहीं होना। जब भी लगे कि हाँ मैं अंडर कॉन्फिडेंट हूँ, थोड़ा धीरे पसंद करना शुरू करो। धीरे धीरे जैसे क्वेश्चन बनने लगे, कोई कॉन्फिडेंस बूस्टअप होने लगेगा आपका। तो ये चीज भी आपको याद रखनी है। एक गलती जो हम करते हैं, ट्राइंग टू गेट सॉल्यूशन इन फर्स्ट अटेम्प्ट। जी हाँ, हम चाहिए कि हमें पहली बार में अपना बेस्ट सॉल्यूशन हमें मिले। अगर इसकी ऑप्टिमाइज अप्रोच ऑर्डर ऑप्शन है तो मेरे दिमाग में सीधा वही अप्रोच आनी चाहिए, वरना मैंने कॉन्सेप्ट को समझा नहीं है। तो ये गलती मैं करता था। देखो, क्वेश्चन समझना एक प्रोसेस है, ये नहीं कि आप एकदम से एक ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन निकाल लें। पहले जो भी मेथड आपके दिमाग में आ रहा है पहले उसको लिखो, फिर सोचो कि इसको और कैसे ऑप्टिमाइज कर सकता हूँ। हाँ, ये भी हो सकता है कि सीधा वही अप्रोच आ गई आपको कि जो ऑप्टिमाइज है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप सिर्फ यही सोच रहे हैं कि मुझे सीधा ऑप्टिमाइज अप्रोच सोचनी है, तो एक गलत पॉइंट है। जब आप इंटरव्यू में जाएंगे तो ऐसा मत करना कि आप बहुत टाइम लगा दिया आपने
आप सोचे जा रहे हैं और आपने पहली बार में इंटरव्यूअर को बेस्ट सॉल्यूशन दे दिया और आपने लगा दिया आधा घंटा, वो एक रॉन्ग इंप्रेशन देगा। पहले जो अप्रोच आपके दिमाग में आ रही है वो बोलना सीखो, फिर उसको लिखो, फिर उससे ऑप्टिमाइज करना सीखो। ठीक, क्या पता ये हो कि जो हमने वर्स्ट केस सोचा है वही आपका बेस्ट केस। तो कभी भी ऑप्टिमाइज अप्रोच के पीछे नहीं भागना है, पहले अटेम्प्ट में क्वेश्चन को क्वेश्चन की तरह लेना है, स्टेप को बिल्डअप करते हुए चलना है कि पहले मैं जो अप्रोच मुझे आ रही है वो करूं, फिर मैं आगे बढ़ूं। जल्दी जल्दी जो बच्चे करते हैं और जो मैंने बहुत ज्यादा करी है, नॉट पार्टिसिपेटिंग इन कोडिंग कॉन्टेस्ट और हैकाथॉन। मैंने अपने करियर में ना तो कभी किसी कोडिंग कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट किया, ना किसी हैकाथॉन में। अब मुझे उसका रिग्रेट होता है। अब आप बोलोगे भैया आप तो इतने बड़े प्लेसमेंट ले गए, आपको किस बात का रिग्रेट? देखो, मेरी कॉलेज में अपॉर्चुनिटी थी, तो जो मेरे इनिशियल के टेस्ट थे, आप में से बहुत बच्चों को पता नहीं होगा कि जब मैंने फर्स्ट टेस्ट दिया मुझसे क्लियर नहीं हुआ, जो मेरे आईटी वाटी में जो कंपनीज आई थी, और जबकि वो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था। ये क्यों हुआ? क्योंकि मैं टाइम मैनेजमेंट मुझे नहीं आता था, कि प्रेशर के अंदर क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने वो मुझे नहीं आता था। तो मैं वहां तो सीख गया, क्योंकि वहां हमारे पास 50 से ज्यादा कंपनीज की अपॉर्चुनिटीज थी। लेकिन अगर आप ऑफ कैंपस जा रहे हो, इवन अगर आप ऑन कैंपस जा रहे हो, आपके पास लिमिटेड अपॉर्चुनिटी हो सकती है। तो ये बात याद रखना, हैकाथॉन में पार्टिसिपेट करना शुरू करो यार। कुछ ना कुछ नई टेक्नोलॉजी सीखना शुरू करोगे। इवन आपको पता नहीं है वेब डेवलपमेंट क्या होता है, आपको पता नहीं है ब्लॉकचेन क्या होता है, अगर उसका हैकाथॉन हो रहा है ना, वहां चले जाओ। मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ आप कुछ ना कुछ सीख के आओगे वहां से, क्योंकि फ्री होता पार्टिसिपेशन, पैसा कोई लेता नहीं है। तो उन कॉन्टेस्ट में हमको पार्टिसिपेट करना है। और गीक्स फॉर गीक्स में वीकली कॉन्टेस्ट आते हैं, लीग कोड में वीकली कॉन्टेस्ट आते हैं, इवन अगर आप सीटी वगैरह करते हैं वहां भी कॉन्टेस्ट आते हैं, उनमें पार्टिसिपेट करो। ये मत सोचिए कि यार अभी जब मैं 5-6 महीने कोडिंग कर लूंगा उसके बाद पार्टिसिपेट करना शुरू करूंगा, ये नहीं करना है। पहले आप से पार्टिसिपेट करो, कोई दिक्कत नहीं, एक भी क्वेश्चन नहीं बन रहा, लेकिन आप कुछ ना कुछ वहां से सीख के आओगे, आपको कुछ ना कुछ नई चीजें वहां से पता चलेंगी। उसके बाद उसका सॉल्यूशन देखो। हैकाथॉन में भी यही करना है। अगर आपको कोडिंग बिल्कुल नहीं आती, जीरो भी आती है, फिर भी जाओ हैकाथॉन में पार्टिसिपेट करो, आप कुछ ना सीख के आओगे ना। क्या पता आप यही सीख के जाओगे ब्लॉकचेन क्या होता है, एआई क्या होता है, एमएल क्या होता है, कुछ तो सीख के आओगे। कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करना आपको शुरू करना पड़ेगा, इस गलती को बिल्कुल भी मत करना। और जो मेरा 10th पॉइंट है और लास्ट पॉइंट है वो है रिवीजन। हम में से बहुत सारे बच्चे रिवीजन नहीं करते। रिवीजन ना करने से क्या होता है, जो हमने पुराने कॉन्सेप्ट पढ़े होते हैं, मान लो मैंने एरे स्टैक ट्री पढ़ा था और अभी मैं डायनेमिक प्रोग्रामिंग कर रहा हूँ और मैंने कभी रिवाइज ही नहीं किया, जब मैं दोबारा एरे के क्वेश्चन में जाऊंगा पलट के तो वो कॉन्सेप्ट मुझे याद नहीं रहेगा। तो आपको एक हैबिट बनानी है, पहले तो आपको नोट्स बनाने की हैबिट बनानी पड़ेगी। किसी के भी नोट्स मत लो, किसी भी बच्चे के, किसी भी टॉपर के। इवन मुझे भी नहीं पता मेरे नोट्स का है, ना ही मैंने किसी को दिए। एक बच्चे को मैंने अपने गेट के नोट दिए थे, आज तक उसका गेट नहीं निकला। ये रियलिटी है। तो यार नोट्स लेके कुछ भी ऐसा नहीं होता है। अगर आप किसी को नोट्स दे भी दोगे तो आप वही सीखोगे ना तो बच्चे को आता होगा, उसमें से आप कितना ही सीख लोगे। तो अपने नोट्स खुद से बनाओ, चाहे आपको जो समझ आ रहा है लेक्चर देख के वो लिख दो। और एक हैबिट और बनाओ कि मुझे वीकली या फिर 2 वीक में रिवीजन करना है जितना मैंने आज तक पढ़ लिया है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप जितने भी कोड लिखे सबके क्वेश्चन लिख दो और सबके आंसर लिख दो। जब भी आपको ऐसा लगे कि नया टाइप का क्वेश्चन था और इसका कॉन्सेप्ट मुझे आना चाहिए कि हाँ मैंने इस कॉन्सेप्ट से बहुत सीखा है, उसके नोट बनाओ, उसका सूडो कोड लिखो, पूरा कोड नहीं लिख सकते तो, और उसको वीकली रिवाइज करो। रिवीजन से क्या होता है, अगर मैं आपको बोलूं कि आपने आज सुबह क्या खाना खाया, आपको याद होगा। अगर मैं आपको बोला आपने कल सुबह क्या खाना खाया, क्या आपको याद है? नहीं है ना। तो यही, जब हम रिवाइज करते हैं, जब हम 4 बार चीजों को रिकॉल करते हैं तो वो चीजें साफ होती जाती है और हमारी समझ में बेटर तरीके से आती है। इस वीडियो में आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। मैं चाहता हूँ अभी मिस्टेक ना करें, और भी मिस्टेक हो सकती है जो मैं इस वीडियो में कवर करना भूल गया हूँ, लेकिन प्लीज आप इन मिस्टेक्स को ना करें। मैं बता सकता हूँ कि अगर आप इन मिस्टेक्स को अवॉइड करने की कोशिश करते हैं और इस गलती को नहीं दोहराते तो आपकी कोडिंग जर्नी बहुत आसान हो जाएगी। और एक बात और, जब मैंने अपनी कोडिंग जर्नी स्टार्ट करी थी तो मैंने कहा था, अपने दोस्त से पूछता था यार कोडिंग कैसे सुधारूं, तो उसने मुझे सिंपल सा एक चीज कहा कि 6 महीने खुद को दे दो, तुम्हारी कोडिंग सुधर जाएगी। ऐसा नहीं होगा कि एक रात में सुधर जाएगी या 2 दिन में सुधर जाएगी, कि कोडिंग एक प्रोसेस है, उसको समझना, उसको इम्प्लीमेंट करना पूरा एक प्रोसेस का पार्ट है। तो हमें इन चीजों का याद रखना है। तो प्लीज शॉर्टकट के पीछे मत भागना कि यार ये लेक्चर छोटा है इससे मेरे जल्दी समझ आएगा, या ऐसा भी नहीं कि बहुत ही बड़ा लेक्चर है। ठीक है, मीडियम लेवल का लेक्चर देखो, मीडियम लेवल का, उससे समझने की कोशिश करो। जब तक कॉन्सेप्ट समझ ना आए किसी भी नेक्स्ट टॉपिक में जंप नहीं करना है। सिलेबस कंप्लीट करने के पीछे नहीं भागना है कि मैं एक बार सब पढ़ लूँ और उसके बाद मैं दोबारा रिवीजन कर जा रहा हूँ। पहले कॉन्सेप्ट को समझो, लेक्चर को अच्छे से समझो, जो भी लेक्चर आप देख रहे हैं। ओके, तो यार मुझे बताना ये वीडियो आपको कैसा लगा। आज मैंने नए बैकग्राउंड में बनाया है, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट, कुछ भी डाउट हो कमेंट सेक्शन खुला है नीचे, पूछो, पूछना तो फ्री है। ओके, तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए
बाय बाय। Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small.